हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट के जो 2 सेशन हमारे रहे हैं उसमें हमने चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम था उसका जो जीके वाला पोर्शन था उसको डिस्कस किया था। साथ में ये एनालाइज करने की अपने ने कोशिश की थी कि फ्यूचर में हम एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, आज इसी वाली पर्टिकुलर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे चंडीगढ़ पुलिस ASI का एग्ज़ाम, जो कि तुम्हारा हुआ था 18 दिसंबर 2022। 18 दिसंबर 2022 को जो चंडीगढ़ पुलिस ASI का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जीके का क्या लेवल रहा था, किस तरीके के जीके के सवाल आए थे और आने वाले एग्ज़ाम में हम किस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हम प्रिपेयर हो सकते हैं, आज के सेशन में हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला सवाल ये था, हु हेडेड द कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन विच लेड टू दी सेटिंग अप ऑफ विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला सवाल कि विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो आज हमारी एक एंटी करप्शन बॉडी है उसकी शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो अगर हम इसको हल्का सा इसके हिस्ट्री में जाएं तो क्या होता है, 1964 में जब इंडिया में जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट थी उस वाले टाइम पे एक कमेटी बिठाते हैं, वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कमेटी। ठीक है, कब बिठाई उन्होंने, 1964। तो 1964 में एक कमेटी बिठाते हैं, कमेटी को हेड कर रहे थे के संथानम। ठीक है, कमेटी को हेड कौन कर रहे थे, के संथानम कमेटी को हेड करते हैं और हेड करने के बाद जो फाइनली रिपोर्ट सबमिट होती है उस रिपोर्ट में बोलते हैं कि इंडिया में एक एंटी करप्शन बॉडी होनी चाहिए। किसके लिए, जो सिविल वर्क होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का जो वर्क होता है, जैसे तुम देखो कोई पुल बन रहा है, रोड बन रहा है या कोई भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर कोई वर्क हो रहा है तो उससे रिलेटेड एक एंटी करप्शन बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, तो के संथानम रिकमेंड करते हैं, गवर्नमेंट इनकी जो रिकमेंडेशन थी उसको एक्सेप्ट करते हैं और 11 फरवरी 1964 को एक रेजोल्यूशन पास होता है जिसमें बनाएगी तुम्हारी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC। 11 फरवरी 1965 को एक रेजोल्यूशन पास करके बनाई। रेजोल्यूशन पास करके बनाई है तो ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अभी ना एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तब बनेगी जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके एक पर्टिकुलर आर्टिकल हम इंसर्ट कर रहे हैं उसमें, लेकिन यहाँ पर कोई आर्टिकल इंसर्ट नहीं किया गया। स्टैट्यूटरी बॉडी उनको कहेंगे जो पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू बनी है। ठीक है, जैसे RBI होगी, EPFO होगी, ESIC हो गया। ठीक है, ऐसे पर्टिकुलर बॉडीज जो किसी पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू बनी है उनको हम क्या कहेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडीज। ठीक है, अब यहाँ पर जो CVC थी वो एक रेजोल्यूशन के थ्रू बनी। ठीक है, स्टार्टिंग में इसका काम क्या था कि करप्शन देखना है सिविल वर्क्स के ऊपर। धीरे धीरे करके 1998 तक आते आते बहुत सारे लोग जो थे वो रिकमेंडेशन देने लग गए कि इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाए, एक पर्टिकुलर इसके लिए एक्ट लेके आया जाए। ठीक है, और उस एक्ट के थ्रू इसको थोड़ी सी और पावर दी जाए। ठीक है, चलो बाकी चलो इसके साथ एक फैक्ट और लिख लेते हैं हम कि जो फर्स्ट चीफ विजिलेंस कमीशन थे वो कौन थे, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। फर्स्ट चीफ विजिलेंस कमिश्नर थे हमारे नितोर श्रीनिवासा राव। ठीक है, नितोर श्रीनिवासा राव जो थे हमारे चीफ विजिलेंस कमिश्नर थे तुम्हारे पहले। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे लोग रिकमेंड लग गए करने कि इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया जाए या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया जाए। ठीक है, तो 1998 में क्या होता है, उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे वो एक ऑर्डिनेंस जारी करते। ऑर्डिनेंस में इसको टेम्परेरी टाइम के लिए क्या कर दिया जाता है, इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया जाता है। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि अगर प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस इशू कर रहा है, ऑर्डिनेंस कब इशू कर सकता है, वो जब तुम्हारी पार्लियामेंट सेशन में ना बैठी हो। 1998 में जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी तो एक ऑर्डिनेंस इशू किया गया इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने के लिए। लेकिन बाद में जाके जब पार्लियामेंट के पास ये बिल पहुंचा तो पार्लियामेंट में ये वाला जो बिल है वो पास नहीं हो सका। ठीक है, ये बिल जो है वो रिजेक्ट हो गया। तो 1999 में पार्लियामेंट इसको फिर से इंट्रोड्यूस करती है कि इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाए और 1999 में बिल पास होता है और फाइनली जाके 2003 में इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाता है। ठीक है, तो 1964 में जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनी थी उस वाले टाइम पे ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी ना उस वाले टाइम पे ये तुम्हारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। ये स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनती है तुम्हारी, 2003 में। ठीक है, 2003 में जब स्टैट्यूटरी बॉडी बनी तो इसकी जो कंपोजिशन थी बोला कि इसमें एक रहेगा चीफ विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, एक रहेगा चीफ विजिलेंस कमिश्नर और 2 तुम्हारे क्या रहेंगे, विजिलेंस कमिश्नर।
ठीक है। टोटल लोग कितने रहेंगे इसमें तुम्हारे, टोटल लोग रहेंगे 3, एक रहेगा चीफ विजिलेंस कमिश्नर और एक क्या रहेगा अपना, एक रहेगा तुम्हारा विजिलेंस कमिश्नर और एक और रहेगा विजिलेंस कमिश्नर, टोटल 2 विजिलेंस कमिश्नर और एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। अभी प्रेजेंट डे अगर बात करें तो प्रेजेंट डे हमारे विजिलेंस कमिश्नर कौन है तुम्हारे, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये हमारे चीफ विजिलेंस कमिश्नर है आज प्रेजेंट डे। और बाकी 2 कौन से हैं, एक है अपने एएस राजीव और दूसरे हैं अरविंद कुमार, ठीक है, दूसरे हैं अरविंद कुमार। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव चीफ विजिलेंस कमिश्नर है, एएस राजीव विजिलेंस कमिश्नर है और अरविंद कुमार दूसरे विजिलेंस कमिश्नर है। टोटल कंपोजिशन क्या है इनकी, 3। मेनली काम इनका क्या है कि जो भी सिविल वर्क होता है गवर्नमेंट का, उस सारे के सारे उसके ऊपर इंक्वायरी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या एक है, समस्या ये है कि किसी गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिशियल के ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते जब तक गवर्नमेंट इनको क्या नहीं कर दे रही है, परमिट दे रही है। जब तक गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिलेगी तब तक क्या होगा, तब तक ये किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल या पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ कोई एंटी करप्शन कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल एक ये आएगा किसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ठीक है, क्योंकि जब हमारे इंडिया में एक ऑटोनॉमस बॉडी है, अगर प्रेजेंट डे अपने पास एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि एंटी करप्शन बॉडी है, ठीक है, करप्शन होने नहीं दे सकती, कभी भी कोई भी तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, पुल बन रहा है, कोई रोड बन रहा है कोई, ठीक है, उसके ऊपर इंक्वायरी कर सकती है। लेकिन फिर भी इतने घोटाले क्यों होते हैं फिर, अगर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अगर 10 करोड़ का प्रोजेक्ट हो तो वो प्रोजेक्ट में टोटल लागत लगती है 1 या 2 करोड़ और 8 करोड़ जो है वो घोटालों में खत्म हो जाता है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि जब ऑटोनॉमस बॉडी है, पावर इसके पास इतनी सारी है, तो इनमें घोटाले क्यों ना होते, घोटाले क्यों हो रहे हैं फिर भी, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक राजनीतिक लूप होल है जिसको समझने की ज़रूरत है। आप अगर इंडिया की जितनी एंटी करप्शन बॉडीज़ हैं उन सारी की सारी एंटी करप्शन बॉडी की अगर अपॉइंटमेंट प्रोसीजर देखो तो आपको आधा जो सिनेरियो है वो वहीं पर समझ आ जाएगा। जैसे ये जो 3 लोग जो मैंने अभी तक तुम्हें बताए, चीफ विजिलेंस कमिश्नर हो गया एक, बाकी 2 जो विजिलेंस कमिश्नर है इनकी अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, अपना प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट यहाँ पर अपनी मर्जी से किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट करेगा ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट क्या करेगा, अपॉइंट करेगा ओनली दोज पर्सन विच आर रिकमेंडेड बाई अ कमेटी। एक कमेटी होगी, वो कमेटी जिस पर्सन का नाम रिकमेंड करेगी उस पर्सन को ये रिकमेंड कर देंगे, ठीक है। कौन सी कमेटी का हेड कौन होता है तुम्हारा, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या होगा, इस कमेटी का चेयरपर्सन रहेगा। दूसरा कौन होगा तुम्हारा, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, कौन होगा, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। और इसके साथ एक और पर्सन होता है तुम्हारा लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। तो मेनली बात यह है कि प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से या कोई और पर्सन अपनी इच्छा से अपॉइंट नहीं कर सकता। इसको अपॉइंट कौन कर रहे हैं, हमारे इंडिया का जो पॉलिटिकल लीडर्स है, ठीक है। अब पॉलिटिकल लीडर्स अगर किसी को रिकमेंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक चीज़ तो है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ तो हो सकता है, लेकिन बात आए कि अगर नेताओं के काम के ऊपर अगर वो करना हो तो ऑब्वियसली नहीं होगा। वैसे हमारे इंडिया में एक और बॉडी है, उसको हम लोकपाल और लोकायुक्त बोलते हैं। सेम लोकपाल के पास बहुत ज़्यादा पावर है कि वो रेड कर सकता है कहीं भी, मिनिमम डीएम के घर पे, ठीक है, मिनिमम जो क्लास ए ऑफिसर होते हैं उनके घर पे, एंड इंक्लूडिंग पीएमओ तक भी रेड कर सकते हैं वो करप्शन से रिलेटेड। लेकिन फिर भी कभी रेड आज तक हुई नहीं। 2016 की ये बॉडी बनी है लेकिन आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। वजह क्या है, लोकपाल भी अपॉइंट होता है बाय अ कमेटी बाय प्रेसिडेंट आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेशन फ्रॉम अ कमेटी विच इज बीइंग हेडेड बाय दीज पर्संस, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई ऐसा पर्सन रिक्रूट किया जाता है, इस वाले केस में एक ऐसा पर्सन रिक्रूट किएंगे जो ना किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा हो ना उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से अगेंस्ट हो, न्यूट्रल रहे और दोनों को फेवर करे, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन भी नहीं होना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ही अगर काम करे, ठीक है। इसलिए कुछ ऐसी खास तुम्हें इन जो पर्टिकुलर बॉडीज़ है कुछ ऐसा खास काम तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ एक ऐसी बॉडीज़ हैं इनको कई जो पर्सन्स हैं इनको टूथलेस टाइगर बोलते हैं, ठीक है, कि पावर तो है, शेर तो है लेकिन दांत ही नहीं है, ठीक है। क्या बोला जाता है इनको, टूथलेस टाइगर, ठीक है। चलो बाकी लिमिटेशन 1-2 और है इनकी। चीफ विजिलेंस कमीशन क्या है, केवल एडवाइजरी बॉडी है, एक्शन नहीं ले सकती, ठीक है, अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेगी। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया कि किसी गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ
अगर इनको इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो पहले खुद गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट का हो सकता है गवर्नमेंट का ही उसमें साथ हो, ठीक है। अगर गवर्नमेंट उनका सपोर्ट है तो गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करेगी इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। तो कहने को है ऑटोनॉमस बॉडीज इंडिपेंडेंट, लेकिन असल में अगर असल तुम कॉन्स्टिट्यूशन समझो, असल तुम राजनीति समझो, तो असल में रियलिटी में उतनी ज़्यादा ऑटोनॉमस बॉडीज यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या हुआ पहले वाले का, के संथानम, ठीक है। के संथानम ने रिकमेंड किया था कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए। नेक्स्ट, इंडियाज ओल्डेस्ट लाइट हाउस वॉज बिल्ट अराउंड 640 CE बाई, ठीक है। अभी रिसेंटली 2011 में हमारे इंडिया का जो सबसे पुराना लाइट हाउस है उसको टूरिज्म के लिए ओपन कर दिया गया, ठीक है। उससे पहले 2001 में इसके ऊपर बैन लगा कि यहाँ पर कोई टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि श्रीलंकन जो तमिल्स थे या एक आवाम है तमिलनाडु की, ठीक है, उन्होंने धमकी दी थी कि हम इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए 2001 में यहाँ पर टूरिज्म वगैरह को बंद कर दिया गया है। कहाँ पर ये तुम्हारा, ये तमिलनाडु में, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें तो ये आपको फोटो दिखाता हूँ। ये हमारा क्या है, इंडिया का ओल्डेस्ट लाइट हाउस है। अराउंड 640 AD में इसको बनाया गया। किसने बनाया इसको बनाया गया महेंद्र वर्मन, ठीक है। इसको किसने बनाया, महेंद्र वर्मन, ठीक है। किसके थे महेंद्र वर्मन, तुम्हारे पल्लवा डायनेस्टी के, ठीक है। पल्लवा डायनेस्टी के जो राजा थे जिनका नाम क्या था, महेंद्र वर्मन, ठीक है। महेंद्र वर्मन ने क्या किया, इसको बनाया था, ओल्डेस्ट लाइट हाउस को बनाया। इसी ओल्डेस्ट लाइट हाउस के साइड में तुम्हें एक मंदिर देखने को मिलेगा। ये तुम्हें एक बहुत पुराना मंदिर देखने को मिलेगा जिसको बनाया था 8th सेंचुरी में, ठीक है। इसको बनाया था 8th सेंचुरी में राजसिम्हा ने, ठीक है, राजसिम्हा ने, या राज सिंह बोल लो इसको, ठीक है। ये भी खुद पल्लवा डायनेस्टी से थे, ठीक है। मंदिर का नाम क्या है, मंदिर का नाम है ओलाकानेश्वरा, मंदिर का नाम है ओलाकानेश्वरा, कानेश्वरा टेम्पल, ठीक है, तमिलनाडु में है। ओलाकानेश्वर बना तुम्हारा 8th सेंचुरी में और ये बनता है तुम्हारा 7th सेंचुरी में, ठीक है। ओल्डेस्ट लाइट हाउस को बनाया महेंद्र वर्मन ने और इस मंदिर को बनाया था राजसिम्हा ने। अब 1887 में, अभी पहले के टाइम पे इस वाले लाइट हाउस में क्या करते थे, आग जलाई जाती थी, ठीक है। स्टार्टिंग में अब तुम देखो इलेक्ट्रिसिटी तो बड़े लेट डेवलप हुई, एल्वा एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया। तो 1887 में ब्रिटिशर्स ने पहली बार यहाँ पर लाइट कमीशन की और धीरे धीरे करके इसको डेवलप करने लगे और 1904 में एक फुली फंक्शनल लाइट हाउस इसको बनाया गया। स्टार्टिंग में बोलते हैं कि महाबलीपुरम कहाँ पर है, हाँ लोकेशन कहाँ पर है, ये पहली चीज़ लोकेशन है इसकी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ पर है तुम्हारी, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम तुमने सुना होगा पहले नाम। जो मेरा फर्स्ट वाला जो सेशन था जिसमें मैंने कांस्टेबल का एग्जाम डिस्कस किया था, उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है, कि टोटल कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। आप कमेंट करके बताओ उस वाले सेशन को, अगर आपने देखा है तो मुझे ये बताओ कि टोटल हमारे इंडिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है। क्या होती हैं साइट्स, ये जो भी साइट्स एजुकेशनली, कल्चरली और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको यूनेस्को जो है उनको टैग लगा देती है कि उनको प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट का काम है। उन्हीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में एक साइट्स है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम। 1984 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला, ठीक है, महाबलीपुरम वाले में, ठीक है। तो महाबलीपुरम को बोला जाता है कि बहुत 7th और 8th सेंचुरी या फिर बहुत पुराने टाइम पे तमिलनाडु का महाबलीपुरम बहुत ज़्यादा बिजी पोर्ट हुआ करता था। तो जो शिप्स वगैरह जो ट्रेड करके आ रही हैं, जो तुम्हारी साउथ ईस्ट एशिया से जो ट्रेड हो रहा है तमिलनाडु में, तो उन शिप्स को अंधेरे में दिखाई नहीं देता था कि पोर्ट एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो उसके लिए क्या करते थे, ये जो पर्टिकुलर मंदिर है, इस मंदिर के टॉप में आग जला दी जाती थी और इस मंदिर की आग को देख के जो शिप्स थी वो आइडिया लगाती थी कि ज़मीन लगभग इतने दूर है। अगर आप जाओ तो ये लगभग ये जो पर्टिकुलर एरिया है तुम्हारा जहाँ पर ये लाइट हाउस और ये मंदिर है, यहाँ पर तुम्हें ये लगभग पूरे आसपास के एरिया की सबसे ऊंची जगह है। यहाँ पर तुम जाओगे तो यहाँ से लगभग आसपास का महाबलीपुरम का जो शहर है वो तुम्हें सारी के सारा चारों तरफ से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये हमारे इंडिया का ओल्डेस्ट लाइट हाउस, ठीक है। तो टेम्पल बना 8th सेंचुरी में, बनाया किसने, राजसिम्हा ने। और कौन सी डायनेस्टी थी तुम्हारी, पल्लवा डायनेस्टी। लाइट हाउस जो है वो तुम्हारा कहाँ लोकेटेड है, महाबलीपुरम में। ASI प्रोटेक्ट कर रहा है आज इसको, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो
ऑब्वियसली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको क्या करेगा, आज इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इंटरपोल। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इंटरपोल के बारे में सही है। तो पहले थोड़ा सा इंटरपोल के बारे में समझे। तो इंटरपोल को बनाया गया 1923 में। एक इंटर गवर्नमेंट या फिर अलग अलग कंट्री की एक मिली जुली एक बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम होता है कि कोई भी क्रिमिनल है या कोई ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को शक है या किसी कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसके बारे में सारा का सारा डाटा हम एक दूसरी कंट्री के साथ एक्सचेंज कर सके। तो इंटरपोल एक टाइप के रख लो इंटरनेशनल लेवल की पुलिस है, जिसका काम क्या होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड कोई डाटा इशू करना है। अगर मान लो कि हमारे कंट्री से कोई पर्सन जो है वो एक क्राइम करके भाग जाता है, किसी और फॉरेन कंट्री में भाग जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इंटरपोल से बात करेंगे। इंटरपोल को क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताएंगे। ठीक है, इंटरपोल उसके बाद क्या करेगी, नोटिस जारी करेगी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड। नोटिस जारी होता है तुम्हारा दो टाइप का। ठीक है, दो टाइप का नोटिस इंटरपोल जारी करेगा। एक को बोलते हैं हम ब्लू नोटिस और एक होता है तुम्हारा रेड नोटिस। ठीक है, ब्लू नोटिस जो है वो नोटिस कब इशू होगा तुम्हारा, जब कोई पर्सन अभी क्रिमिनल नहीं है, अभी वांटेड नहीं है, लेकिन उसके लिए एक क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अपने को चाहिए। इंटरपोल ने मान लो कि सऊदी अरबिया को किसी पर्सन का नाम लेके ब्लू नोटिस भेजा, मतलब सऊदी अरबिया का वो पर्सन है, सऊदी अरबिया गवर्नमेंट उसका सारा का सारा डाटा इंटरपोल को देगी, जो भी उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए फर्दर हेल्पफुल हो सकता है। मतलब कि जैसे मान लो इंटरपोल मेरे लिए ब्लू नोटिस जारी कर रहे हैं, तो मेरे बारे में सारा का सारा डाटा कि क्या करते हैं, कब से कहाँ पढ़े हैं, कहाँ नहीं पढ़े हैं, क्या क्या सिस्टम है, कहाँ पर प्लानिंग है और आज तक का सारा बैकग्राउंड, ये सारी की सारी डिटेल किसके पास चली जाएगी, इंटरपोल के पास। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लू नोटिस। ब्लू नोटिस कब जारी होगा, जब मेयरली इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने को किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड। दूसरी साइड पे अगर रेड नोटिस की बात करें, तो रेड नोटिस कब होगा, किस पर्सन के लिए होगा, अगर कोई पर्सन वांटेड क्रिमिनल है। ठीक है, जैसे दाऊद इब्राहिम हो गया, कोई ऐसा पर्सन, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर कंट्री में क्या है, पर्टिकुलर कंट्री में वांटेड। ठीक है, तो उसका जैसे तुम जाओ कि अगर कभी भी एयरपोर्ट में अगर तुम चेक इन करो, तो तुम्हारे पासपोर्ट के बाद वो चेक किया जाता है कि क्या ये पर्सन पर्टिकुलर लिस्ट में है कि नहीं है। अगर पर्टिकुलर पर्सन रेड या ब्लू लिस्ट में होगा तो फिर उसके साथ इंक्वायरी होगी, और रेड लिस्ट में है तो पकड़ा जाएगा उसी वाले टाइम पे। ठीक है, तो रेड नोटिस मतलब कि एक ऐसा नोटिस जिसमें पर्सन का नाम भेजा जाएगा कि ये वांटेड क्रिमिनल है और भागा हुआ है। ठीक है, उसके लिए कौन सा जारी होगा, रेड। ब्लू मेयरली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, बाकी बात करें टोटल इंटरपोल में आज 196 कंट्रीज है। ठीक है, 196 मेंबर्स हैं लगभग, ये रख लो कि लगभग सारी की सारी कंट्रीज हैं, हम भी इंडिया का मेंबर है। हम बहुत शुरू में बन गए थे कब, 1949 में। ठीक है, 1949 में हम किसका, इंटरपोल का हिस्सा बन गए थे। अब अभी तक जो हमने फैक्ट समझे उससे थोड़ा सा अगर स्टेटमेंट को एनालाइज करें, तो जो स्टेटमेंट नंबर 2 है उसमें क्या लिखा है, देयर आर अबाउट 196 मेंबर कंट्रीज इन इंटरपोल। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट अपनी सही है। तीसरी है इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ इंटरपोल इन 1948। नहीं, हम इंटरपोल का मेंबर कब बनते हैं, हम इंटरपोल का मेंबर बने 1949 में, 1948 में नहीं बने। ठीक है, बाकी अगला है तुम्हारा, रिसेंटली इंडिया होस्टेड एन इंटरपोल जनरल असेंबली मीटिंग आफ्टर अ गैप ऑफ अबाउट 25 ईयर्स। अब सवाल यहाँ पर ये है कि क्या रिसेंटली हमने कोई इंटरपोल की जो जनरल असेंबली होती है, जिसमें हर साल मिलके हम क्या करते हैं, इशू डिस्कस करते हैं क्रिमिनल और टेररिज्म से रिलेटेड, क्या उसकी जनरल असेंबली होस्ट की। ठीक है, तो हमने होस्ट की थी लास्ट टाइम जब इंटरपोल की 90th मीटिंग हुई तुम्हारी 2022 में। ठीक है, तो उसको होस्ट कर रहा था इंडिया। ठीक है, तो एक चीज़ तो होगी कि रिसेंटली हमने होस्ट की। अब सवाल ये है कि आफ्टर 25 ईयर्स होस्ट की नहीं की। ठीक है, तो इससे पहले हमने की थी इसको होस्ट कब किया था, 1997 में। इससे पहले 1997 में हमने इंटरपोल की जनरल असेंबली को होस्ट किया था। लगभग 25 साल के बाद हमें फाइनली दोबारा मौका मिलता है इंटरपोल को होस्ट करने का। ठीक है, अब 90th 2022 हुई, तो सवाल ये आएगा कि 91st कहाँ पर हुई। ठीक है, 92nd कहाँ होती है अपनी। ठीक है, और 93rd कहाँ होने वाली है। ठीक है, तो पहली 92nd, 91st हुई तुम्हारी वियना में। वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया, कौन से साल में, 2023 में।
92nd होती है तुम्हारी ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में, ठीक है। 92nd कहाँ होगी तुम्हारी? ग्लासगो में। और अगले साल 2025 में होने वाली है 93rd, वो कहाँ होगी तुम्हारी? मोरक्को में, ठीक है। 93rd कहाँ होगी? मोरक्को। ये इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इंटरपोल की 93rd मीटिंग कहाँ होगी, ठीक है। रिसेंटली हमने होस्ट किया है, तो इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे 2022 में ये पूछा, क्यों? क्योंकि मीटिंग कब हुई थी तुम्हारी? 2022 में, ठीक है। तो 2022 के एग्जाम में ऐसे थोड़ा सा डीप में सवाल पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज इंटरपोल से नॉर्मली डीप में सवाल नहीं आते, लेकिन अगर इंडिया किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या पर्टिकुलर सेशन या कोई असेंबली को इस पर्टिकुलर साल अगर होस्ट कर रहा है तो उससे थोड़ा डीप में या इधर उधर से सवाल पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। चलो, मतलब इसका आंसर क्या होगा? थर्ड स्टेटमेंट अपनी करेक्ट नहीं है। कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1 and 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग मैचेस। कुछ एक स्कीम्स दी हैं गवर्नमेंट की, इन स्कीम्स को अपने को बताना है कि क्या ये सही तरीके से मैच कर रही है कि नहीं कर रही। पीएम विकास पहल स्कीम, पीएम विकास पहल स्कीम को रिसेंटली 2022-23 के बजट में निर्मला सीतारमन ने, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने अनाउंस किया कि एक नई स्कीम हम लॉन्च करने जा रहे हैं। स्कीम का नाम होगा पीएम विकास पहल स्कीम। इसका काम क्या रहेगा? टू प्रमोट डेवलपमेंट इन विलेजेस इन नॉर्थ ईस्ट। जो नॉर्थ ईस्ट के जो गरीब लोग हैं या जो गांव हैं, जो पिछड़े हुए गांव हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए एक नई स्कीम लेके आई। तो पहले वाली स्टेटमेंट तो क्या होगी अपनी? करेक्ट, ठीक है। पहले वाला मैच कर रहा है। फेम इंडिया, फेम इंडिया की बात करें तो फेम इंडिया जो स्कीम थी, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया 2015 में, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म मतलब क्या है? फास्टर अडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। तो रिसेंटली तुमने देखा होगा कि जो भी डीजल और पेट्रोल से जितनी भी सारी की सारी बसेस चलती थी, उन सारी की सारी बसेस को हम धीरे धीरे करके हमारी गवर्नमेंट चेंज करके इलेक्ट्रिक व्हीकल में चेंज कर रही है। और कई बसेस के ऊपर ग्रीन जो बसेस होती है उनके ऊपर बहुत कैपिटल लेटर में लिखा होगा फेम। फेम जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसको 2015 में लेके आए ताकि जितने जल्दी हो सके हम डीजल और पेट्रोल वाले जो व्हीकल हैं उन सबको रिप्लेस करके हम किस में चेंज कर सकें? इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल में। अब प्रॉब्लम क्या है पेट्रोल और डीजल वाले में? क्योंकि पेट्रोल और डीजल वाले एक गैस एमिट करते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हमारी एक टाइप की ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या करती हैं? एक ऐसी गैसेज होती हैं जो कि उनके अंदर जो भी सारी की सारी हीट आएगी उसको ट्रैप कर लेंगी। हीट को ट्रैप कर लेंगी तो लगातार जो रेज आती रहती हैं हीट को ट्रैप करती रहेंगी, तो इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। और अगर एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं उनका अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारे ओवरऑल एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा। ओवरऑल अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारा पूरा का पूरा अर्थ गर्म होगी, और पूरी की पूरी अर्थ गर्म होगी, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। तो मेन फेम इंडिया जो प्रोजेक्ट है उसका मेनली काम क्या है? टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करनी है, या फिर बोल सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशन है उसको जितने हद तक हम कम कर सकते हैं उसको हमने कम करना है, ठीक है। तो फेम इंडिया स्कीम मतलब जो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल के प्रोजेक्ट हैं उसको जितना जल्दी कर सकते हैं उतना करेंगे। लेटेस्ट जो टारगेट है वो है कि 30% तक जितने भी व्हीकल्स हैं हमारे उनको, हमारे इंडिया के जितने भी व्हीकल्स हैं वो 30% तक हमने रिप्लेस करने हैं किसके साथ? इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ, ठीक है। तो टू प्रमोट एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन माई सहेली, ऑपरेशन माई सहेली आया 2020 में। इसको लॉन्च किया इंडियन रेलवे ने। उन्होंने देखा कि जो रेलवेज है वो कई हद तक कई पर्टिकुलर जगह में जो वुमेन है, जैसे रिसेंटली आपने कुछ एक सिनेरियो देखा होगा कि वुमेन की सेफ्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, ठीक है। तो स्टेशन में या फिर जो ट्रेन है वहाँ पर एक वुमेन, अगर कोई सोलो ट्रैवलर अगर वुमेन है या गर्ल है तो वो अगर ट्रैवल कर रही है तो क्या वो सेफ है कि नहीं है? उसके लिए इन्होंने क्या किया? एक नया ऑपरेशन चलाया जिस ऑपरेशन को बोला गया ऑपरेशन माई सहेली। इस ऑपरेशन में उन्होंने क्या करना था कि जो भी अगर कोई सोलो ट्रैवलर है, पहले जो आरपीएफ ऑफिसर होते हैं वो उनसे इंक्वायरी करेंगे कहाँ जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, ठीक है। उनसे सारा का सारा डाटा लिया जाएगा। एक उनको टोल फ्री नंबर दिया गया 182।
बोला कि बीच में अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आई तो तुम टोल नंबर जो नंबर है उसके ऊपर 182 नंबर पे डायल कर सकते हो। ठीक है, फिर जब इनका सफ़र ख़त्म हो जाएगा तो सफ़र ख़त्म होने के बाद इनसे फिर दोबारा से फीडबैक लिया जाएगा कि जो उनका टोटल सफ़र था क्या उसमें कोई परेशानी हुई, क्या कोई सेफ्टी से रिलेटेड अगर कोई इशू हुआ या कोई अगर खतरा महसूस हुआ हो तो उससे रिलेटेड ये सारा का सारा ऑपरेशन था। तो लॉन्च किसने किया था? इंडियन रेलवेज ने, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? तो बूस्ट सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर इन ट्रेन। ठीक है, वुमेन पैसेंजर की सेफ्टी के लिए है। तो जो तीसरी स्टेटमेंट है वो भी अपनी सही है। चौथी, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना को हम प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, हर घर योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इसमें गवर्नमेंट का टारगेट ये था कि जितने भी हमारे इंडिया में हाउस होल्ड है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं मेन कनेक्टिविटी से, उनको किसी ना किसी तरीके से इलेक्ट्रिक क्या करनी है, अपने को सप्लाई करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ तक पहुँचानी है। बहुत सारी जगह आज भी इंडिया की ऐसी है जहाँ पर आज तक बिजली नहीं पहुँच पाई है। वजह क्या हो सकती है कि बहुत ज़्यादा उनका जो टेरेन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, या फिर वहाँ तक बिजली पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो जो हमारा प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना था, इसमें टारगेट ही ये था कि जो तुम्हारे डिस्टेंट या कोई मान लो बहुत जंगली एरिया है, बहुत पहाड़ी एरिया है, जहाँ पर आज तक बिजली नहीं पहुँची है, वहाँ तक बिजली अपने को पहुँचानी है, लगभग हर घर तक। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? राइट टू इलेक्ट्रिसिटी टू पुअर एंड डिप्राइव्ड। ठीक है, तो पुअर एंड डिप्राइव्ड के लिए अकेली नहीं है ये जो पर्टिकुलर स्कीम है वो सारे के सारे लोगों के लिए है, अकेले पुअर और डिप्राइव्ड के लिए नहीं है। तो देखो केवल इतनी सी स्टेटमेंट में गलती निकल रही है। ठीक है, अगर जल्दी जल्दी तुम इलेक्ट्रिसिटी याद करके गए होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से स्कीम जो है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर तुम ऑप्शन कुछ और कर दोगे और गलती हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट टू इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन सबका है, केवल पुअर और डिप्राइव्ड का नहीं है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा तुम्हारा? 1, 2 एंड 3 ओनली। ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑन क्लाइमेट चेंज, अगर क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट के बारे में बात वैसे तो बड़े पहले से होती आई है। 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सामने आया जिसमें हमने क्या बोला कि हम ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन करेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी मीटिंग्स होती रही हैं पहले से। ठीक है, जिसमें हम अलग अलग क्लाइमेट के ऊपर जो इश्यूज चले हैं प्रेजेंट डे, उन सारे के सारे इश्यूज को हम डिस्कस करते रहे हैं। 1987 में एक मीटिंग होती है, उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है तुम्हारी 1992 की, जिसको हम बोलते हैं रियो अर्थ समिट। रियो अर्थ समिट। अब बात यह है कि ये फेमस काहे को है? रियो अर्थ समिट इसलिए फेमस है क्योंकि आज तक की सबसे बड़ी मीटिंग हुई थी। लगभग 30,000 से जो ज़्यादा लोग थे, उन 30,000 लोगों ने इसको क्या किया था? अटेंड किया था। ठीक है, साथ में यहाँ पर एक मल्टीलेटरल ट्रीटी होती है। ठीक है, मल्टीलेटरल ट्रीटी हम साइन करते हैं, जिस ट्रीटी को क्या बोला गया? UNFCCC। UNFCC। UNFCC का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क और कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको टोटल 154 लोगों ने साइन किया। ठीक है, और साइन करने के बाद एक चीज़ डिसाइड की गई कि लगभग हर साल हम क्या करेंगे? हम क्लाइमेट से रिलेटेड इशू डिस्कस करने के लिए दुनिया की अलग अलग जगह पर मीटिंग करेंगे। ठीक है, दुनिया की अलग अलग जगह पर इससे रिलेटेड जो मीटिंग्स है वो मीटिंग की जाएंगी और डिस्कस किया जाएगा कि आने वाले टाइम के लिए हम किस तरीके से इसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। आज के टाइम टोटल इसमें 198 सिग्नेटरीज है। ठीक है,
स्टार्टिंग में उस दिन केवल 154 कंट्रीज ने या मेंबर्स ने साइन किए थे। आज टोटल कितने लोगों ने कर रखे हैं? 198 लोगों ने इसके ऊपर साइन कर रखा है, ठीक है। बाकी ट्रीटी जो है वो तुम्हारी 2 साल के बाद फोर्स में आती है। स्टार्टिंग में ओरिजिनली फोर्स में नहीं थी, 2 साल के बाद ये फोर्स में आई, और 2 साल के बाद हमारी पहली मीटिंग होती है 1995 में। एक मिनट, पहली मीटिंग होती है तुम्हारी बर्लिन में, ठीक है। हमारी फर्स्ट मीटिंग होती है 1994 में बर्लिन जर्मनी में। बर्लिन जर्मनी में, ठीक है। बर्लिन जर्मनी में पहली मीटिंग हुई, ठीक है। इसमें हमने डिसाइड किया कि हर साल हम क्या करेंगे, क्लाइमेट रिलेटेड इशू को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? इंपॉर्टेंट है तुम्हारी COP3, ठीक है। हाँ, इन मीटिंग को क्या बोला जाता है? मीटिंग को बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। UNFCCC के बाद बोला गया कि जो भी मीटिंग होगी उस मीटिंग को बोला जाता है COP या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। हर साल इनकी मीटिंग होगी। पहले वाली मीटिंग तुम्हारी कहाँ होती है? इसको बोला जाता है COP1, ठीक है, COP1। तो COP1 तुम्हारी पहली बर्लिन जर्मनी में हुई। दूसरे वाली कब हुई तुम्हारी? तीसरे वाली कब हुई तुम्हारी? इसके 2 साल के बाद 1997 में। 1997 में कहाँ पर होती है तुम्हारी? क्योटो जापान में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन जो फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया, इस दिन जो हमने इशू अडॉप्ट किए उसको बोला जाता है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। इसको बोला जाता है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल का एजेंडा मेनली क्या था कि हमने जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है, उनको ग्रीन हाउस गैसेज को हमने रिड्यूस करना है। जो थोड़ी देर पहले जब मैं फेम इंडिया की बात कर रहा था, तो फेम इंडिया में भी यही चीज़ मैंने बोली कि मेन एजेंडा हमारा क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेज की एमिशन को जितना रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस करो। वजह क्या है कि ये हीट को ट्रैप कर लेती हैं, उसकी वजह से पूरे के पूरा ग्लोब है वो ग्लोब गर्म हो रहा है, ठीक है। और उसके गर्म होने की वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो आइस कैप्स हैं, वो सारी की सारी पिघल रही हैं, और उनके पिघलने की वजह से सी लेवल राइज करेगा, और सी लेवल राइज करने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे लैंडस्केप में आ सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेश वाटर का जो सोर्स है वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में मेन हमारा एजेंडा क्या था कि जितना हम ग्रीन हाउस गैसेज को कम कर सकते हैं उतना करेंगे। मेन टारगेट किसको दिया गया? जो तुम्हारे डेवलप्ड नेशन है या जो अमीर नेशन है उनको टारगेट दिया गया कि तुम जितना रिड्यूस कर सकते हो उसको रिड्यूस करो, ठीक है। उसके बाद हमारी COP21 2015 में जो हुई, COP21 वो होती है तुम्हारी पेरिस में, ठीक है। वो हुई तुम्हारी कहाँ पर? पेरिस में। इसको बोला जाता है पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। इस दिन जो फ्रेमवर्क हमने अडॉप्ट किया इसको बोला जाता है पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट का एजेंडा भी तुम्हारा ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड ही था। इसका मेन एजेंडा भी क्या था कि तुम्हारा ग्रीन हाउस गैसेस को जितना रिड्यूस कर सकते हो उतना रिड्यूस करो। हाँ, कोशिश ये रहनी चाहिए, मेन फ्रेमवर्क ये था कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन है उनको टारगेट थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाएगा, और डेवलपिंग नेशन जो है वो थोड़ी ज़्यादा लिमिट तक ग्रीन हाउस गैसेज एमिट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में कुछ एक फ्रेमवर्क ये दिए कि जो अमीर नेशन है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन है, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करेंगे, ठीक है, फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, टेक्नोलॉजिकल हेल्प करेंगे, ताकि वो जो क्लाइमेट चेंज है या ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन है उसको जितना हद तक रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस करेंगे, ठीक है। इसको बोला जाता है पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। चलो अब सब बात समझे कौन कौन सी स्टेटमेंट COP से रिलेटेड सही है। COP स्टैंड फॉर कॉन्क्लेव ऑफ पार्टीज, नहीं। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, अभी हमने डिस्कस किया था। COP का मतलब क्या हुआ? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। दूसरा COP1 टुक प्लेस इन ज्यूरिक, ठीक है। ज्यूरिक में नहीं हुई, कहाँ पर हुई है? तुम्हारी बर्लिन जर्मनी में। तो दूसरे वाली स्टेटमेंट भी अपनी गलत होगी। तीसरी, पेरिस एग्रीमेंट वाज एग्रीड एट COP21, ये वाली बिल्कुल सही है, ठीक है। COP21 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ, COP3 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, और मॉन्ट्रियल जो तुम्हारा प्रोटोकॉल है या मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट है वो बोलेंगे तो वो तुम्हारा 1987 में हुआ। इससे पहले COP से पहले रियो अर्थ समिट पूछेंगे तो रियो अर्थ समिट कब हुआ तुम्हारा? 1992 में। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा इसका? ओनली 3, ऑप्शन नंबर सी, ओनली 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हुम भारत रत्न वॉज नॉट कन्फर्ड कंकरेंटली। सवाल ये है कि इनमें से कौन से वाले जो पर्सन है उनको कंकरेंटली नहीं मिला है। कंकरेंटली मतलब एक साथ नहीं मिला है।
भारत रत्न जैसे कि आपको पता है हमारे इंडिया का हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड है। इसके बाद सेकंड रैंक पे पद्म विभूषण आएगा, फिर पद्म भूषण, फिर उसके बाद पद्मश्री। तो सवाल ये पूछा है कि इनमें से किस किस पर्सन को एक साथ नहीं मिला है। ठीक है, पहले वाले की बात करें तो जेपी नारायण या फिर जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जेपी नारायण को नॉर्मली लोग इनको लोक नायक भी कहते थे। ठीक है, लोक नायक भी बोलते थे। 1970s वाला जो दौर था उसमें इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के खिलाफ एक बहुत बड़ी लेबर मूवमेंट छोड़ते हैं। इंडियन फ्रीडम फाइटर भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी हैं, एक्टिविस्ट भी थे ये। ठीक है, इनके इन्हीं सारी की सारी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इनको, ठीक है, इनके सारी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इनको 1999 में क्या मिला, भारत रत्न मिलता है। ठीक है, 1999 में क्या मिला, भारत रत्न मिला। दूसरे अगर बात करें तो अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन का नाम तुमने सुना होगा अगर तुमने कभी नोबेल प्राइजेज याद किए कि इंडिया में किस किस को नोबेल प्राइज कब मिला, तो 1998 में। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज कब मिलता है, 1998 में। कौन सी फील्ड में, इकोनॉमिक्स की फील्ड में। वेलफेयर इकोनॉमिक्स इनका सब्जेक्ट था। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में स्टडी करने के लिए या रिसर्च करने के लिए इनको 1998 में दुनिया का जो मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है नोबेल प्राइज, वो इनको मिलता है। ठीक है, और इनके इन्हीं कामों के लिए 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, इनको भारत रत्न से सम्मानित करती है। गोपीनाथ बोरदोलोई क्या थे, तुम्हारे हमारे असम के फर्स्ट सीएम थे। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट सीएम ऑफ असम। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब हम मेजर कमेटीज की बात करते हैं, ठीक है, कभी भी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तुम पढ़ोगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 8 मेजर कमेटीज थी। उनमें एक जो कमेटी थी उसकी 4 सब कमेटीज थी। ठीक है, उस एक सब कमेटी में एक कमेटी का नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। क्या नाम था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज। उस कमेटी को हेड भी कौन कर रहे थे, गोपीनाथ बोरदोलोई। जब आप पॉलिटी खोलोगे, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खोलोगे तो जो सब कमेटीज है, ट्राइबल सब कमेटी, ठीक है, एक्सक्लूडेड एरियाज एंड नॉन एक्सक्लूडेड एरिया एक्सक्लूडिंग असम, ठीक है, माइनॉरिटी सब कमेटी, ठीक है, इन सब कमेटी 4 सब कमेटी को पढ़ोगे तो एक कमेटी तुम्हें मिलेगी जिसके हेड कौन थे, गोपीनाथ बोरदोलोई। गुवाहाटी असम जाओगे तो वहां पर तुम्हें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है, गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पर है ये, गुवाहाटी असम में। ठीक है, और यही गोपीनाथ बोरदोलोई को 1999 में किस वाले प्राइज से सम्मानित किया गया, भारत रत्न से। ठीक है, मरणोपरांत मिला था। रविशंकर की अगर बात करें तो हमारे इंडिया में रविशंकर जो है एक सितारिस्ट थे, सितार के बहुत बड़े प्लेयर थे। पूरे के पूरे वर्ल्ड में नॉर्थ ईस्ट जो क्लासिकल म्यूजिक होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने नाम कमाया। इनको भी भारत रत्न मिला, कब मिला, 99 में। ठीक है, तो पहले जेपी नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बोरदोलोई, रविशंकर, सबको कब मिला है, 99 में। ठीक है, तो पहले वाला जो है ऑप्शन नहीं है। क्यों, क्या पूछा इन्होंने, नॉट। ठीक है, यस नहीं पूछा कि कौन से वाले कनकरेंटली है, पूछा क्या है कि किस किस को नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट वाले एनालाइज करें। लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को आप लोग सारे जानते हैं, भारत कोकिला भी बोलते हैं इनको। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन किसमें, मेनली सिंगिंग में है। ठीक है, सिंगिंग में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और इसी कंट्रीब्यूशन के लिए इनको भारत भूषण, भारत विभूषण और भी बहुत सारे अवार्ड के साथ भारत रत्न मिलता है इनको 2001 में। ठीक है, भारत रत्न इनको कब मिला, 2001 में, इनकी सारी कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान का नाम आपने सुना होगा, कौन से वाली फील्ड में, शहनाई में। ठीक है, शहनाई के बहुत बड़े प्लेयर थे ये। आज भी कभी भी पेपर में स्टैटिक जीके में ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पर्सन शहनाई से रिलेटेड है। ठीक है, तो शहनाई के लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन है तुम्हारे, बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान को भी पद्म भूषण, पद्म विभूषण सारे के सारे अवार्ड मिले हुए हैं। भारत रत्न इनको भी कब मिलता है, 2001 में। ठीक है, कब मिला इनको, 2001 में। ठीक है, बात करें भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी का निकनेम है, कई लोग इनको पंडित जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो पंडित भीमसेन जोशी जो है वो तुम्हारे कर्नाटका के क्लासिकल सिंगर थे। क्लासिकल सिंगर या कंपोजर हैं तुम्हारे, ये भी सिंगिंग की लाइन के हैं। लेकिन फ़र्क बस इतना सा है कि इनको भारत रत्न मिलता है 2009 में। ठीक है, लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खान को 2001 में मिला, लेकिन केवल एक पर्सन अलग है यहाँ पर, कौन सा है, 2009 में भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी। ठीक है, तो अपना आंसर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बी। लेकिन बाकी अगर बाकियों को ऑप्शन को अगर हम एनालाइज करें तो अगले अपने मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के बारे में आपने कब सुना होगा, हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो 1915 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था हिंदू महासभा। ठीक है, तो हिंदू महासभा के जो फाउंडर थे वो कौन थे, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय।
उसके बाद 1916 में 1916 में बनती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? ये भी थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय का कंट्रीब्यूशन मेनली दो जगह तुम्हें देखने को मिलेगा, एक हिंदू महासभा के फाउंडर थे और दूसरे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे। और यही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो इनॉग्रेल फंक्शन था, अब रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम में एक सवाल आ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट महात्मा गांधी गेव हिज फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, तो इनमें से कौन से वाले इवेंट में महात्मा गांधी ने अपनी पहली अपीयरेंस दी थी? तो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में इनॉग्रेशन हुआ, 1915 में हाल तो महात्मा गांधी इंडिया में आ गए थे, लेकिन 1916 में जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो इनॉग्रल फंक्शन था उसमें पहली बार उन्होंने अपनी पब्लिक अपीयरेंस दी थी। इससे पहले पब्लिक में स्टेज में आके उन्होंने कोई पब्लिक स्पीच नहीं दी थी, लेकिन BHU में उन्होंने पहली बार क्या किया था? अपनी एक पब्लिक अपीयरेंस दी थी। ठीक है, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी को तो सारे ही जानते हैं, ठीक है, पूरा प्रधानमंत्री रह चुके हैं हमारे। इन दोनों को कंकरेंटली भारत रत्न अवार्ड मिला 2015 में, मदन मोहन मालवीय जी को और अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न मिला। ठीक है, प्रणब मुखर्जी हमारे इंडिया के 13th प्रेसिडेंट रह चुके। ठीक है, 13th प्रेसिडेंट रह चुके हैं हमारे इंडिया के, जानते होंगे आप इन सबको। ठीक है, इनको प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला 2019 में। भूपेन हजारिका, ठीक है, भूपेन हजारिका एक सिंगर है, कंपोजर है, ठीक है, म्यूजिशियन है, बहुत कुछ किया है, फिल्म मेकर भी हैं, इन्होंने बहुत कुछ किया है। ठीक है, उसके लिए इनको भारत रत्न मिला, इनको भी 2019 में। ठीक है, भूपेन हजारिका अगर आप लोग अभी पढ़ रहे हो तो एक चीज दिमाग में आएगी, एक और चीज दिमाग में आएगी, और वो है क्या? भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, ये जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्या है ये? इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा रिवर ब्रिज है। ठीक है, ब्रिज तुम ओशियन के ऊपर भी बना सकते हो, सी के ऊपर भी बना सकते हो, लेकिन रिवर के ऊपर सबसे लंबा ब्रिज कौन है तुम्हारा? भूपेन हजारिका सेतु। लेंथ है इसकी 9.15 किलोमीटर। कहाँ पर लोकेटेड है ये तुम्हारा? असम में। ठीक है, असम में कहाँ पर क्या है? भूपेन हजारिका सेतु। दूसरा सवाल, कौन सी रिवर के ऊपर है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, लोहित रिवर। कहाँ पर है ये तुम्हारा? लोहित रिवर के ऊपर। तो लोहित रिवर के ऊपर हमारा इंडिया का लॉन्गेस्ट सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज। सवाल ये आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज? तो सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज भूपेन हजारिका सेतु, लेकिन इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज। तो साथ में ये भी अगर पेपर में आ गया कि लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया कौन सा है, तो वो है तुम्हारा अटल सेतु, मुंबई, अटल सेतु, महाराष्ट्र। ठीक है, लेंथ कितनी है? 21.8 किलोमीटर्स। कितनी लेंथ है? 21.8 किलोमीटर, अटल सेतु, महाराष्ट्र। ठीक है, बाकी नानाजी देशमुख की बात करें तो नानाजी देशमुख एक सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, एक पार्टी भी थी इनकी, भारतीय जनसंघ, सोशल रिफॉर्म में थे, पॉलिटिकल पर्सन थे। इनको भी भारत रत्न मिला कब? 2019 में। ठीक है, तो इन तीनों को कब मिला है? कंकरेंटली 2019 में। मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी को कब मिला? 2015 में। भीमसेन जोशी को 2009 में मिला है। बिस्मिल्लाह खान एंड लता मंगेशकर दोनों को 2001 में। और JP नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बोरदोलोई एंड रविशंकर, इन चारों को कब मिला है? 1999 में। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खान एंड भीमसेन जोशी, क्योंकि सवाल ये है कि किसको कंकरेंटली नहीं मिला है। ठीक है, तो रिसेंटली जो भारत रत्न अवार्ड है वो तो याद करने ही है, लेकिन तुम्हारे 5-10 साल पुराने तक तुम्हें याद करने पड़ेंगे अगर पेपर में तुमने आंसर अपना सही करना है। ठीक है, मैच विद द लिस्ट। ठीक है, 2 पर्सन दिए हुए हैं, इनको मैच करना है। ठीक है, तो पर्सन से रिलेटेड तो तुम्हारा बहुत सवाल आते हैं, जो भी पर्सन न्यूज़ में चला होगा, खासकर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो उससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल पढ़ लो कि पर्सन इससे रिलेटेड है। बाकी अगर कोई पर्टिकुलर मेडल जीत के आए हैं, कोई कुछ किया है किसी ने स्पेशल, अगर कोई अचीवमेंट है तो वो अचीवमेंट भी तुम्हें साथ में याद करनी पड़ेगी। ठीक है, डी गुकेश की बात करें तो ये चेस प्लेयर है, ये 3rd यंगेस्ट प्लेयर है वर्ल्ड के। ठीक है, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, 3rd यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है। प्रेजेंट इनकी रैंकिंग की बात करें तो इनकी ओवरऑल रैंकिंग है 6। ठीक है, टोटल रैंकिंग कितनी है इनकी? 6। 3rd यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है। रिसेंटली या फिर बोल सकते हैं इन्होंने क्या किया, ये बने थे यंगेस्ट विनर ऑफ
ठीक है। फाइड टूर्नामेंट, फाइड एक चेस से रिलेटेड एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है। इस टूर्नामेंट के यंगेस्ट विनर रह चुके हैं ये, ठीक है। तो मेनली D2 के इसका मैच क्या आएगा तुम्हारा, चेस। जयप्रकाश नौटियाल रिसेंटली, अगर आप स्पोर्ट्स फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि ये पैरा ओलंपिक्स जब चले थे तो पैरा शूटर है ये, ठीक है। जो भी पैरा गेम्स होती है, जो डिसेबिलिटी वाले जो पर्सन होते हैं, जो इनके डिसेबिलिटी वाले जो पर्सन के लिए एक अलग से गेम होगी, पैरालंपिक उनको बोलते हैं हम, ठीक है। तो उसमें ये शूटिंग वाली उसमें थे, ठीक है। तो जे प्रकाश नौटियाल किससे रिलेटेड है, शूटिंग से। डी जो गुकेश है वो किसके साथ रिलेटेड है, चेस से, ठीक है। तो पहले का ऑप्शन आ जाएगा ए एंड सेकंड वाले का ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, हु रोड पंचतंत्र स्टोरीज। पंचतंत्र बहुत फेमस किताब है, जो गुप्ता टाइम पे चला था हमारे इंडिया में। ये गुप्ता साम्राज्य जब चला हुआ था तो गुप्ता साम्राज्य के टाइम पीरियड पे हमारे इंडिया में लिखी गई पंचतंत्र की कहानी है। लिखने वाले का नाम था विष्णु शर्मा। हाल तो कालिदास भी इन्हीं के टाइम पे थे और बहुत सारे राइटर गुप्ता टाइम पे, बहुत सारी लिटरेचर के लिए गुप्ता साम्राज्य को गोल्डन एज बोला जाता है। उस वाले टाइम बहुत सारी चीजें लिखी गई, जिसमें मेन क्या थी, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। इसके अलावा पंचतंत्र के अलावा इनकी एक और किताब है, किताब का नाम है हितोपदेश, ठीक है। किताब का नाम क्या है, हितोपदेश, ठीक है। तो इनकी मेन दो ही एग्जाम में आती हैं तुम्हारी, मेनली दो ही किताबें, एक पंचतंत्र की कहानी है और दूसरी तुम्हारी हितोपदेश है, ठीक है। अगर बात करें हम सोमदेव भट्ट की, तो सोमदेव भट्ट कश्मीरी पंडित थे, जिनकी एक बड़ी फेमस किताब है, किताब का नाम है कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, ठीक है। इनकी बड़ी फेमस किताब है। इसके अलावा और कोई किताब पेपर में पूछी नहीं जाएगी। कथा सरित सागर पूछ सकते हैं कि किसकी है, सोमदेव भट्ट की। बाकी दोनों की बात करें तो MP रह चुके हैं, इनसे रिलेटेड कोई ऐसी खास बुक नहीं है जो पेपर में, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो या पेपर में पूछी जाएगी, ठीक है। तो मेनली यही याद रखनी है, सोमदेव भट्ट और विष्णु शर्मा। कभी भी जब भी गुप्ता एम्पायर आप पढ़ोगे तो गुप्ता एम्पायर में लिटरेचर के ऊपर खासकर फोकस रखना है कि कालिदास ने क्या लिखी है, विष्णु जो अपना ब्रह्मगुप्ता था, आर्यभट्टा था, ठीक है, चाणक्य जो थे, ये किस किस पर्सन की कौन कौन सी किताबें हैं, ठीक है। किताबों से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, जिसमें मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि गुप्ता जो एम्पायर थी, ये गुप्ता जो टाइम पीरियड था उसके टाइम पे कौन कौन सी किताबें लिखी, ठीक है। आई होप कि आपको आज वाला सेशन सही लगा होगा। नेक्स्ट वाले सेशन में हम ASI का जो 2023 वाला एग्जाम है, 23 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे GK वाले सेक्शन के, उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और साथ में एनालाइज करेंगे कि कैसे कैसे ASI के जो 2024 या 25 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम कैसे कैसे अपनी तैयारी कर सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।